हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। आप सबका बहुत स्वागत है। और आज हम यहाँ मिल रहे हैं क्लास 12 के लिए। जब कुछ महीने पहले मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रही थी कंसिस्टेंटली, तब मैं आप लोगों के साथ एक चैप्टर कंप्लीट कर रही थी विच इज कॉल्ड रेशियो एनालिसिस। लेकिन इसके बीच में ड्यू टू माय मेडिकल कंडीशन मैं कई दिन तक वीडियोस का आपके लिए रिकॉर्ड नहीं कर पाई। एंड नाउ आई थॉट मैंने कई स्टूडेंट से बात करके देखा एंड मुझे जो लगता है कि एक जो चैप्टर्स कुछ ज्यादा परेशान कर रहे हैं, पहले मैं उनका वीडियोस बनाऊंगी। सारे चैप्टर्स का अब वीडियो बनाने के लिए थोड़ा लेट हो गया है, बिकॉज इफ आई स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 देन यू मस्ट हैव ऑलरेडी डन। आपने एग्जाम भी दे दिया होगा, अब तो कुछ दिनों में आपके प्रीलिम्स भी आने वाले हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि अब मैं कुछ डिफिकल्ट चैप्टर्स पहले पिक करूंगी, उनको कंप्लीट कराऊंगी एंड डेफिनेटली डेफिनेटली आपके लिए सारे चैप्टर के रिविजन वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगी। तो आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यस, आप सबसे पहले फंडामेंटल पढ़ते हैं। अगर आप आईएससी स्टूडेंट हैं तो आप फंडामेंटल पहले पढ़ते हैं, अदरवाइज सीबीएसई स्टूडेंट्स चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आप एडमिशन पढ़ते हैं, देन उसके बाद आप रिटायरमेंट डेट पढ़ते हैं, एंड द लास्ट चैप्टर इन दिस रो इन द पार्टनरशिप अकाउंटिंग कम्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फंड। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मतलब जब फर्म का बिजनेस इज गेटिंग ओवर, मतलब फर्म इज क्लोजिंग नाउ, सारे पार्टनर्स अब यहाँ से अपने असेट्स बेच के चले जाएंगे और सारी लाइबिलिटीज को सेटल कर दिया जाएगा। डिसोल्यूशन का रीजन क्या हो सकता है? डिसोल्यूशन का रीजन हो सकता है कि अगर दो ही पार्टनर थे, पार्टनरशिप एट विल थी एंड वन ऑफ द पार्टनर वांट्स टू टेक द रिटायरमेंट, तो ऑब्वियसली जो पार्टनरशिप है वो ऑटोमेटिकली कम टू एन एंड जाती है और पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो सोल प्रोप्राइटर में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर हो सकता है कि पार्टनर्स अपना बिजनेस किसी लिमिटेड कंपनी को बेच दे, या खुद ही वो फर्म डिसॉल्व करके पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तब्दील हो जाए। तो ऐसे किसी भी रीजन की वजह से क्या हो सकता है, आपका जो पार्टनरशिप का बिजनेस है वो क्लोज हो सकता है। अब यहाँ पर हमें कौन कौन से अकाउंट्स बनाने होते हैं जब भी हम पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन की अकाउंटिंग की बात करेंगे, तो यहाँ पर हमारे सामने जो अकाउंट्स बनाने होते हैं जरा लिख के देख लेते हैं। सबसे पहला जो अकाउंट हमें बनाना रहता है, ओहो व्हाई इज इट रेड, मुझे रेड कलर नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए ब्लैक कलर। चलो, तो मैंने ब्लैक कलर चूज कर लिया है, मैं ब्लैक कलर से लिख रही हूँ। चलिए, तो यहाँ पर जो अकाउंट हमें बनाने होते हैं उसमें सबसे पहला अकाउंट जो हमारे पास आता है वो है रियलाइजेशन अकाउंट। इसी को हम लोग काफी डिटेल में आज की क्लास में पढ़ेंगे, पर पहले लिस्ट कर लेते हैं कि कौन कौन से अकाउंट बनते हैं। पहला होता है रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर करंट अकाउंट है अगर तो करंट अकाउंट भी बनाना होता है। और यहाँ पे और नहीं है, ये प्लस है, करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा एंड कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। एंड थर्ड अकाउंट यहाँ पर अगर किसी पार्टनर का लोन अकाउंट है तो पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये हर क्वेश्चन में होगा जरूरी नहीं है, लेकिन जिस भी क्वेश्चन में पार्टनर ने जो लोन दिया है फर्म को, नॉट लोन टू द पार्टनर, लोन फ्रॉम द पार्टनर, वो वाला लोन अकाउंट बनेगा। एंड लास्ट ये हर जगह पर रहेगा बैंक अकाउंट। और क्योंकि यहाँ पे फर्म का बिजनेस बंद हो रहा है इसीलिए यहाँ पर कोई भी बैलेंस शीट नहीं रहेगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या फिर पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, बोथ पार्टनर्स लोन अकाउंट अगर है क्वेश्चन में तो ये बनाना होगा, एंड बैंक या कैश अकाउंट बनाना होगा। यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं है, लेकिन जैसे कि बैलेंस शीट टैली होती है लाइबिलिटी साइड एंड द एसेट साइड, वैसे यहाँ पर कैश एंड बैंक का बैलेंस जो है वो टैली होना चाहिए, मतलब कि कैश एंड बैंक का कोई भी बैलेंस नहीं बचना चाहिए। अब सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट अकाउंट है वो है रियलाइजेशन अकाउंट। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहां पे सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज आपसे पूछी जाती है, या फिर सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट का लेजर बनाने के लिए पूछा जाता है। तो आज की क्लास जो है फुल्ली डेडिकेटेड है रियलाइजेशन अकाउंट को, कि रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें जाने वाली है। ठीक है, देखिए अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट दिया होगा, लेकिन मैं बुक का यहाँ पे इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आई वॉन्ट दिस कॉन्सेप्ट टू बी 100% क्लियर फॉर माई स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पर कोशिश करूंगी कि मैं जितना ज्यादा फोकस करके इस अकाउंट को पढ़ाऊं उतना मैं आपको पढ़ा दूं, क्योंकि एक बार अगर आपने इस अकाउंट को बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया है तो चांसेस ऑफ डूइंग द क्वेश्चन इज वेरी वेरी हाई, क्योंकि आप बहुत अच्छे से आगे का क्वेश्चन भी संभाल पाएंगे। देखिए, तो रियलाइजेशन अकाउंट को हमें स्टेप वाइज करना होता है। स्टेप नंबर 1 होती है जितनी भी एसेट्स हैं उन सबको क्या कर दीजिए, उन सब
सबको क्लोज कर दीजिए। हमें मालूम है कि असेट्स अकाउंट जो होते हैं उनके डेबिट बैलेंसेस होते हैं। अब हम उन्हें जब क्लोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, उनको हमें क्रेडिट में भेजना होगा एंड रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना होगा। तो अगर हम जर्नल एंट्री पास करें तो जर्नल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ सन्ड्री एसेट्स। नाउ क्वेश्चन आता है कि क्या बैलेंस शीट में जितनी एसेट्स दी हुई हैं उन सबको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाए? आंसर इज नो। हमें यहाँ पर सिर्फ रियलाइजेबल एसेट ट्रांसफर करनी है। मतलब कि मेरी जितनी भी फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट के अंदर क्या क्या आता है? फिक्स एसेट के अंदर मेरे पास दो तरीके की एसेट्स होती है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट। तो जितनी भी फिक्स एसेट्स विच आर टेंजिबल एंड इनटेंजिबल उन सबको आप ट्रांसफर कर देंगे। जैसे कि टेंजिबल एसेट का एग्जांपल है बिल्डिंग, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, ओके, या फिर फर्नीचर, और भी जितने भी तरह की एसेट हो सकती है वो सब यहाँ पर आ जाएगी। इंटेंजिबल एसेट के एग्जांपल है गुडविल। यस, यहाँ पर आपको बहुत खास ध्यान रखना है। ये जो गुडविल है इसके ऊपर स्टार मार्क रखना है, क्योंकि देखिए अगर आपने एडमिशन का चैप्टर पढ़ा है, रिटायरमेंट का चैप्टर पढ़ा है और डेथ का चैप्टर पढ़ा है, तो आपको मालूम है इन सारे चैप्टर्स में जब हम गुडविल को बैलेंस शीट में देखते थे तो हम लोग क्या करते थे, गुडविल को राइट ऑफ कर देते थे। क्योंकि एडमिशन के टाइम में, रिटायरमेंट के टाइम में, डेथ के टाइम में हम गुडविल का रीवैल्यूएशन करते हैं। जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है उसे हम लोग क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। लेकिन हम यहाँ पे राइटिंग ऑफ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, गुडविल एक रियलाइजेबल एसेट है। मतलब कि अगर कोई और हमारा बिजनेस टेक ओवर करेगा तो वो इस गुडविल को भी ले लेगा, इसीलिए गुडविल को ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद आपके पास हो सकते हैं पेटेंट्स, आपके पास हो सकते हैं कॉपीराइट्स, आपके पास और भी किसी तरह की इंटेंजिबल एसेट हो सकती है, उन सबको आप ट्रांसफर कर देंगे। फिर उसके बाद बारी आती है करंट एसेट्स की। क्या हम करंट एसेट्स को भी ट्रांसफर करेंगे? डेफिनेटली यस। लेकिन कौन कौन सी करंट एसेट? क्या स्टॉक को ट्रांसफर किया जाएगा? आंसर इज यस। क्या बिल्स रिसीवेबल को ट्रांसफर किया जाएगा? आंसर इज यस, बिल्स रिसीवेबल को ट्रांसफर किया जाएगा। अच्छा, हमारा मकसद क्या है? ये सारी एसेट्स को ट्रांसफर करने का मकसद क्या है? ये सारी एसेट्स को ट्रांसफर करने का मकसद ये है कि हम इन्हें यहाँ पर भेज करके इनके अकाउंट क्लोज कर देंगे और हर एक एसेट के लिए बायर परचेज, जो परचेज करेगा एसेट को, उसे ढूंढा ला जाएगा और एसेट को सेल कर दिया जाएगा, मतलब लिक्विडेट किया जाएगा या रियलाइज किया जाएगा। तो जब हम एसेट को लिक्विडेट करेंगे तब हमें देखना होगा क्या ये एसेट ऐसी है जिसके लिए कोई बायर मिलेगा। अब मुझे एक बात बताइए, क्या कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस को हमें बेचने की जरूरत है? क्या उसे हमें लिक्विडेट करने की जरूरत है? आंसर इज नो, ये तो ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में है। यस, तो कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस जो भी रहेगा उसे हम यहाँ पर ट्रांसफर नहीं करेंगे बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन द लिक्विड स्टेट। अब आती है बारी डेटर्स की। डेटर्स भी स्टार मार्क वाला आइटम है, क्योंकि देखिए डेटर्स जो आपका बैलेंस शीट में लिखा होता है वो कैसे लिखा होता है, आपने अक्सर देखा होगा। यहाँ पर एक डेटर्स का अमाउंट लिखा होता है इनर कॉलम में, यहाँ से हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को माइनस करते हैं और फिर आउटर कॉलम में एक अमाउंट लिखा हुआ होता है। ठीक है, इस अमाउंट को बोला जाता है, जो आउटर कॉलम में लिखा रहता है, नेट अमाउंट, और ये जो इनर कॉलम में लिखा रहता है इसका नाम होता है ग्रॉस। तो यहाँ पर हमेशा हम लोग ग्रॉस डेटर को ट्रांसफर करेंगे। देन व्हाट अबाउट पीडीडी मैम? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को हम बाकी लायबिलिटीज के साथ क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ तक की बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई मैम कि जितनी भी फिक्स एसेट है, भले ही वो टेंजेबल हो, इंटेंजेबल हो नेचर में, उन सबको ट्रांसफर कर देना है। गुडविल को भी ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे। एंड करंट एसेट्स के अंदर हमें सारी करंट एसेट्स को ट्रांसफर करना है, कैश और बैंक को छोड़ देना है, और डेटर्स का हमें ग्रॉस अमाउंट ट्रांसफर करना है। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी तो होता है। क्या होता है? कभी कभी किसी पार्टनर का हमारा ओवरड्रॉन बैलेंस होता है। ओवरड्रॉन बैलेंस मतलब कभी कभी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट भी हमें एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में दिखाई देता है, तो क्या हम उसे भी ट्रांसफर कर देंगे? अपने आप से पूछो, क्या वो कोई एसेट है? क्या उसको खरीदेगा कोई? बिल्कुल भी नहीं। ये तो पार्टनर का ओवरड्रॉन बैलेंस है, उसे हम माइनस करके लायबिलिटी साइड में ना लिखने की जगह हम उसे ऑपोजिट साइड में लिख देते, एसेट साइड में, बट एक्चुअल में तो वो कोई एसेट है ही नहीं। तो इसका मतलब हमें इस बैलेंस को वहां पर नहीं लिखना है। किसी भी पार्टनर का ओवरड्रॉन करंट अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट विल नॉट बी रिटर्न
मतलब विल नॉट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऐसे ही हमें कई बार फिक्टिशियस एसेट्स दिखाई देती है। फिक्टिशियस एसेट मतलब कि अगर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये अकाउंट क्या होता है, जब हम काफी बड़ा सारा खर्चा करते हैं किसी ईयर में एडवर्टीजमेंट पे, तो हम उसे एक साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से माइनस ना करके ओवर द पीरियड ऑफ ईयर करते हैं, 3 साल या 4 साल में माइनस करते हैं, और जब तक कि उसका बैलेंस अपीयर होता रहता है वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाई देता है। ठीक है, ये सब अपने क्लास 11 में पढ़ा था। मैं थोड़ा सा रिकैप दे रही हूँ आपको कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्चुअली में एक फिक्टिशियस एसेट है, मतलब इसको कोई भी परचेज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये तो एसेट है ही नहीं, ये तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो इसे भी बैलेंस शीट में आप एसेट साइड में देखेंगे, बट इसको भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। रीजन बीइंग इसको कोई परचेज नहीं करेगा। देन और क्या हो सकता है, और हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, मतलब कि लॉस। ऑब्वियसली लॉस को भी कोई नहीं खरीदेगा, तो उसे भी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो क्या क्या ट्रांसफर नहीं किया जाएगा बच्चों, एक बार रिकैप करो। कैश अकाउंट का बैलेंस, बैंक अकाउंट का बैलेंस, डेटर्स का ग्रॉस अमाउंट हैज टू बी ट्रांसफर। देन उसके बाद अगर कोई फिक्टिशियस एसेट है जिससे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, वो ट्रांसफर नहीं होगा। किसी पार्टनर का ओवरड्रॉन बैलेंस, मतलब कि किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट का बैलेंस, इट इज नॉट गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस इज नॉट गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड। देन एक और चीज बची हुई है, व्हाट इज दैट, दैट इज लोन टू अ पार्टनर। अगर फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया है तो वो भी बैलेंस शीट की एसेट साइड में अपीयर करता है। इट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू कम, तो वो भी हम यहाँ पर ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो ऑन द होल हम यहाँ पर क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, हम सारी टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट विच आर रियलाइजेबल, be it investment, be it building, be it plant, machinery, livestock, stock, क्या फिर आपके डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स का ग्रॉस अमाउंट, इन सब को हम ट्रांसफर कर देते हैं जिसका भी हमें लगता है रियलाइजेशन हो सकता है। लेकिन किस वैल्यू के ऊपर ट्रांसफर करेंगे, जो भी बुक में वैल्यू लिखी हुई है, ये सब जो हमने ट्रांसफर किया है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे याद रखिए, आपको बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करना है। अब किसी बच्चे का डाउट आ रहा है, मैम बुक वैल्यू क्या होती है? जो बुक में लिखी है वो बुक वैल्यू, मतलब जो बैलेंस शीट में वैल्यू लिखी है वो वैल्यू। तो मैम आप क्यों बोल रही है ऐसा? ऐसा तो हम हमेशा ही करते, इसीलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में आपको दो वैल्यूज मिलने वाली है। क्वेश्चन आपको ये भी बताएगा कि किस वैल्यू पर दीज एसेट्स आर बीइंग रियलाइज्ड। तो आपको ध्यान रखना है कि वो वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगी। यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी? बुक वैल्यू। जब हम स्टेप नंबर 1 में सारी एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर हम बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे, ना कि रियलाइज वैल्यू पर। चलिए, मुझे लगता है कि इतना सब आप लोगों को समझ में आ गया है। अब हम लोग आगे का काम करने के लिए रेडी है। तो हमने ये कर लिया, पहला काम ये कर लिया कि हमने सारी की सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जिस तरह से हमने सारी एसेट्स को ट्रांसफर किया है, हम सारी की सारी लाइबिलिटीज को भी ट्रांसफर कर देंगे, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। हमें यहाँ एक एक इंडिविजुअल एसेट का नाम लिखना होता है एंड एक एक इंडिविजुअल लाइबिलिटी का नाम लिखना होता है। अब कौन सी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किया जाएगा? आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, मतलब कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट के बैलेंस, पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंस और किसी पार्टनर का लोन, ये तीनों चीजें यहाँ पर नहीं आने वाली। क्या नहीं आने वाला है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस, पार्टनर के करंट अकाउंट के बैलेंस एंड पार्टनर का लोन, क्योंकि पार्टनर इज नॉट एन आउटसाइडर। ठीक है, आप बोलेंगे मैम जब हम पार्टनर को के लोन अकाउंट की बात करते हैं तो पार्टनर जो लोन देता है फर्म को वो इन द कैपेसिटी ऑफ पार्टनर नहीं देता, एज एन आउटसाइडर देता है। बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट बेटा, आपने बहुत सही पढ़ा है, लेकिन उसके लिए अलग से अकाउंट ओपन किया जाता है। यहाँ हम सिर्फ आउटसाइडर्स लाइबिलिटी को लेते हैं। मतलब अगर पार्टनर के ब्रदर ने, पार्टनर के सिस्टर ने, पार्टनर के स्पाउस ने कोई लोन दिया है तो वो पर्सन फर्म के लिए आउटसाइडर है। या फिर बैंक ने लोन दिया है तो वो बैंक लोन यहाँ आ जाएगा। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहाँ आ जाएंगे। लेकिन पार्टनर का खुद का लोन, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, पार्टनर के करंट अकाउंट का बैलेंस यहाँ नहीं आएगा। तो यहाँ क्या क्या आ सकता है? यहाँ आ सकता है क्रेडिटर्स, यहाँ आ सकते हैं बिल्स पेबल, यहाँ आ सकता है बैंक लोन। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, बैंक ओवरड्राफ्ट को यहाँ पर हम ट्रांसफर नहीं करते हैं बिकॉज हम लोग बैंक अकाउंट बनाते हैं, वहां पर ओवरड्राफ्ट बैलेंस चला जाता है ऑन द क्रेडिट साइड। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को आप यहाँ नहीं लेकर आएंगे। ठीक है, और क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर किसी तरह का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएगा, किसी पार्टनर की कोई रिलेटिव का
लोन है फर्म के लिए तो वो आएगा। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR, क्या ये आएगा? यस बिल्कुल आएगा। क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आएगा? ये लाइबिलिटीज है, जितने भी रिजर्व्स होते हैं दे आर लाइबिलिटी इन द नेचर, वो आएंगे। लेकिन क्या जनरल रिजर्व आएगा? नहीं, फ्री रिजर्व यहाँ पर नहीं आएगा। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, मतलब कि जनरल रिजर्व या फिर P&L अकाउंट का जो बैलेंस है वो, या फिर रिजर्व फंड नाम की कोई चीज है तो वो यहाँ नहीं आएगी। मैम आप एक चीज भूल रहे हैं, WCR भी होता है, जिसके बारे में हमने एडमिशन में, रिटायरमेंट में काफी कुछ पढ़ा हुआ है। हाँ, WCR भी होता है, लेकिन WCR यहाँ पर कब आएगा? ओनली इन द कंडीशन व्हेन WCR के अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी है। अगर WCR बना हुआ है, व्हाट इज WCR? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर WCR बना हुआ है लेकिन उसके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं हुई है तो उसे यहाँ ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। चलिए तो एक बार रिकैप कर लेते हैं, कौन कौन सी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किया जाएगा। क्रेडिटर्स को, बिल्स पेबल को, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आता है। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, किसी रिलेटिव का लोन, IFR, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रिजर्व फंड यहाँ नहीं आता है। एंड प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, ये सब चीजें जो फ्री रिजर्व है वो नहीं आता है। WCR तभी आएगा जब WCR के अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी होगी। तो हमने स्टेप नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, सारी रियलाइजेबल एसेट्स को हमने ट्रांसफर कर दिया कहाँ पर? डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, एंड सारी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। अब हमें क्या करना होता है? अब हमें ना क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन दी होती है कि सारी एसेट्स किस किस वैल्यू पे ट्रांसफर हुई, तो बाय कैश या बाय बैंक करके हम वो सारी एसेट्स जिस जिस वैल्यू पे वो रियलाइज हुई है, ठीक है, रियलाइज हुई है मतलब जिस जिस वैल्यू पे उनकी सेल हुई है उन सबको लिख लेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपने 5 एसेट्स को ट्रांसफर किया है और सेलिंग के बारे में सिर्फ 3 एसेट की इंफॉर्मेशन दी है, तो आप अपनी मर्जी से ये अज्यूम नहीं करेंगे कि ये जो बाकी की एसेट्स है वो बुक वैल्यू पे बिक गई होंगी, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हो सकता है कि कोई एसेट वैल्यूलेस हो गई हो, या हो सकता है क्वेश्चन में आगे दिया हो कि किसी पार्टनर ने उस एसेट को यूज कर लिया या किसी लाइबिलिटी के सेटल ऑफ के लिए वो एसेट चली गई हो, तो आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखेंगे। जितनी एसेट्स दी गई है इस वैल्यू पे वो एसेट सेल हुई है, बस वही अमाउंट आप यहाँ पे लिख लेंगे और वही एसेट्स यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। ये है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 का दूसरा पार्ट है, यहाँ पर हमें लिखना होगा टू कैश या बैंक। टू कैश या बैंक में आप क्या लिखेंगे? कैश या बैंक में हम जो हमने लाइबिलिटीज पे करी है वो सारी लाइबिलिटीज, और एक और चीज आती है यहाँ पे रियलाइजेशन या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जिसको बोलते हैं, अगर फर्म पे करती है तो उसे भी यहाँ पर लिखा जाता है। तो क्या क्या आ गया? जो जो पेमेंट फर्म ने किए, चाहे वो रिकॉर्डेड एसेट्स हो, रिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार आगे ऐसा भी आता है कि कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी दी उसका भी सेटलमेंट कर दिया, तो उसे भी हम यहाँ लिखेंगे। उसे दोबारा रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है लेकिन उसका पेमेंट करने की जरूरत है। सिमिलरली यहाँ पर बाय कैश बैंक जहां हमने लिखा है यहीं पर हम कोई अनरिकॉर्डेड एसेट भी लिख देते हैं। कोई ऐसी एसेट निकल आई जिसे हमने बुक में रिकॉर्ड नहीं किया था लेकिन अब वो सेल हो रही है, तो उसे भी आप यहाँ पर लिख लेंगे। चलिए अब इसके बाद बारी आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कई बार ऐसा होता है कि फर्म का बिजनेस जो है वो बंद हो रहा है और कोई एक पार्टनर ने क्या किया, किसी एसेट को टेक ओवर कर लिया। मतलब सपोज ऐसा समझो सर कि फर्नीचर था फर्म का, फर्नीचर बेचने के लिए फर्म कोई बायर ढूंढ रही थी और किसी पार्टनर ने बोला ये मैं रख लेता हूँ, मैं रख लेता हूँ, पैसा दे देता हूँ, नहीं बोला मैं रख लेता हूँ। अगर कोई पार्टनर ये बोलता है ये मैं रख लेता हूँ, इसका मतलब ये हुआ उसने टेक ओवर किया है। इसका मतलब सपोज उसने 20,000 का फर्नीचर ले लिया, तो जब उसका फाइनल सेटलमेंट किया जाएगा, मतलब फाइनली उसका पैसा जब वापस किया जाएगा, द मनी इन्वेस्टेड बाय हिम, उसमें से फर्म उसको 20,000 रुपीज कम देगी। क्यों 20,000 रुपीज कम देगी? क्योंकि ऑलरेडी उसने 20,000 रुपीज का फर्नीचर टेक ओवर कर लिया है। क्या फर्नीचर या एसेट की टेक ओवर की तरह कोई पार्टनर लाइबिलिटी भी टेक ओवर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। यहाँ पर हम लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर किसी पार्टनर ने फर्म की बिहाफ पर कोई लाइबिलिटी पे कर दी है तो उसे हम यहाँ लिखते हैं। और सेम एग्जांपल लूंगी, अगर 20,000 की लाइबिलिटी फर्म के बिहाफ पे एक पार्टनर ने पे कर दी है तो फाइनल सेटलमेंट करते समय हम उसे 20,000 रुपीज ज्यादा देंगे। क्यों? क्योंकि उसने फर्म के बिहाफ पे लाइबिलिटी सेटल करी है, ठीक है। अब ये सब होने के बाद और एक बात याद रखिएगा, जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो PDD, IFR इन सब का पेमेंट नहीं होता। हाँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या EPF, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड वगैरह है तो उसका पेमेंट जरूर होता है, लेकिन ये सब नहीं आता है क्योंकि इसके लिए कोई
लाइबिलिटी है, होती नहीं है, ये सिर्फ एक रिजर्व बनाया जाता है, ओके, बैकअप के लिए, दैट्स इट। तो ये सब करने के बाद क्या करना होता है मैम? ये सब करने के बाद हमें देखना होता है कि हमारा डेबिट साइड का बैलेंस बड़ा है या क्रेडिट साइड का बैलेंस बड़ा है। अब डेबिट साइड का बैलेंस अगर बड़ा है इसका मतलब लॉस है, और अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस बड़ा है इसका मतलब गेन है। और जो भी लॉस है या जो भी गेन है उसे हम क्या करते हैं, हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर देते। तो मैम ये तो वैसे ही हुआ ना जैसे कि रियलाइजेशन अकाउंट में होता था। हाँ बेटा, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे रियलाइजेशन अकाउंट में होता था। हम रियलाइजेशन अकाउंट में भी ऐसा ही करते थे कि क्रेडिट में से डेबिट का टोटल माइनस करते थे, और अगर सरप्लस आता था मतलब कि पॉजिटिव बैलेंस आता था तो हम उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे और बोलते थे गेन ऑन रियलाइजेशन, रिवैल्यूएशन, यहाँ पे बोलेंगे गेन ऑन रियलाइजेशन। और अगर ऐसा होता है कि डेबिट साइड का बैलेंस इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड का बैलेंस तो हम बोलते हैं लॉस इन रियलाइजेशन। तो मोटा मोटा इतना सारा काम आपको करना होता है। स्टेप नंबर 1, सारी एसेट्स को ट्रांसफर कर दो, सारी लाइबिलिटी को ट्रांसफर कर दो। स्टेप नंबर 2, जितने भी एसेट्स हमने रियलाइज करी है उसे लिख लीजिए, जो लाइबिलिटी पे कर दी है उसे लिख लीजिए, और फिर उसके बाद जो बचा हुआ है अगर किसी पार्टनर ने टेक ओवर किया है तो उसे लिख लीजिए, लाइबिलिटी एंड एसेट दोनों, और फिर गेन या लॉस निकाला। अभी ये मोटा मोटा हम लोगों ने सीख लिया है कि रियलाइजेशन अकाउंट कुछ इस तरीके से बनता है, लेकिन इसमें काफी सारी थोड़ा मतलब डिटेल इसके पढ़ना बाकी है। मैं एक ही क्लास में आपको सब कुछ बता दूंगी तो आपको बहुत लेंदी लगेगा। अभी आप आज एक काम करिए, अपनी बुक से रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट देखिए, आप जो भी बुक फॉलो करते हैं, और उसको पढ़ के समझने की कोशिश करिए, कुछ एक लेजर बनाने की प्रैक्टिस करिए। इसके बाद जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो मैं आपको बताने वाली हूँ कौन से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है? उसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना रिवाइज करिए। आई होप आज की क्लास का जो भी लेक्चर है आपको अच्छे से समझ में आया है। रिविजन इज द की, रिवाइज करते रहिए, और हाँ, आपका प्यार मुझे बराबर मिलता रहना चाहिए। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। हम मिलेंगे फिर से और रियलाइजेशन अकाउंट के कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में फिर से डिस्कशन करेंगे। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय।